नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश। आज एमपीपीएससी 2025 के इस सीरीज में हम बात करेंगे घुमंतू जनजातियों के ऊपर। इससे पहले भी मध्य प्रदेश की जनजातियों के ऊपर 4 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो उनको भी आप एक बार देख लें, जिसमें हमने प्रमुख जनजातियों के बारे में, 3 जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं उनके बारे में, और इनके संवैधानिक अधिकार और कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन पर डिटेल्ड वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं। आज बात करेंगे स्पेशली घुमंतू जनजातियों के ऊपर। मैं आज की क्लास शुरू करूं इससे पहले कि अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश शासन ने 51 जातियों को 51 जातियों को विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ की कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। ठीक है, 51 जनजातियों को। एक और चीज़ बताऊं कि जो 22 जून 2011 को एक मध्य प्रदेश सरकार ने विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना भी की है। जो 51 ये जनजातियां हैं इनको भी आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं जिसमें 21 जनजातियां विमुक्त हैं तथा 30 घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ किस्म की जनजातियां हैं। ठीक है, इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है वह है बंजारा जनजाति। घुमंतू जनजाति के रूप में यह जनजाति विख्यात रही है। ठीक है, और प्रदेश के तकरीबन हर क्षेत्र में ये लोग पाए जाते हैं, चूँकि इनकी पद्धति एक कबीलाई पद्धति की जनजाति है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से तो ये किसी एक जगह पर ठहरते नहीं हैं, इसीलिए कोई एक जगह बोलना कि ये इनका निवास स्थान है। फिर भी अगर हम ज़्यादातर बात करें तो मालवा, निमाड़, मंडला में मुख्यतः ये पाए जाते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं घूमते हुए, ये गांव के निकट ही, जो गांव होता है उसके पास में ही अपनी बस्ती बनाते हैं। ठीक है, वहीं पर अपनी बस्ती बनाते हैं, और बस्ती जो बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, इनका जो अस्थायी घर होता है, टेम्परेरी जो घर होता है, इसको बेसिकली टापरे कहा जाता है, टापरे। ठीक है, और जो बसाहट होती है इनकी, जहाँ पर ये बसते हैं, जो बसाहट यानी बस्ती आप कह सकते हैं, इनकी बसाहट को टांडा बोला जाता है, टांडे। तो याद रखें, टापरे बोला जाता है अस्थायी जो मकान बनाते हैं, और टांडा इनकी बस्ती को बोला जाता है। तो एक टांडे में टापरों की 3 से 4 कतारें होती हैं। एक टांडा जो होता है, एक टांडे में टापरे जो बनते हैं इनके घर, 3 से 4 कतारें होती हैं। ठीक है, बंजारा एक पुरुष प्रधान समाज है। इनके अगर सामाजिक संगठन की बात करेंगे तो कबीलाई सामाजिक व्यवस्था रही है इनकी ऐतिहासिक रूप से। कबीलाई जो जैसे लोग रहते हैं ये उसी तरह से रहते आए हैं। अभी बात किया कि इनकी बसाहट को क्या बोलेंगे, टांडा बोलेंगे, याद रखना है आपको। और टांडे का जो मुखिया होता है, जैसे हमने बोला 2 चीज़ें याद रखनी है, घर को जो अस्थायी मकान होता है उसे टापरा, और इनकी बसाहट को टांडा बोलते हैं। और टांडे का जो मुखिया होता है उसे नायक या पटेल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो टांडे का मुखिया होगा उसे नायक या पटेल कहा जाता है। ठीक है, और नायक टांडे का सरपंच भी होता है। ठीक है, और जो टांडे का जो नायक है, इसकी ये जो बोलेगा, जो बातें बोलेगा अपने टांडे के लिए, ये सभी के लिए मानना बाध्यकारी होता है, यानी सभी को मानना होता है। ठीक है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान होता है, नायक या पटेल। कबीला जो समाज है, ये जो बंजारा समाज है, कबीलाई पद्धति इनकी, ये बेसिकली अपने आप में पूर्ण होते हैं। ठीक है, यानी ये अपने आप में नाई भी हैं, धोबी भी हैं, बढ़ई का भी काम करते हैं। ठीक है, चारण और भाट मतलब नाचने गाने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में ही पूर्ण हैं, दूसरे किसी उसकी ज़रूरत इनको नहीं पड़ती। ठीक है,
तो एक चीज तो आपको याद रखना है, बंजारा की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, ठीक है। और एक इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि विश्व में कंघी का पहला इस्तेमाल बंजारा ने किया था। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कंघी का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया है, तो आप बताएंगे कि बंजारा। तो विश्व में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, मैं बात कर रहा हूँ पूरे विश्व में, कंघी का सबसे पहला जो इस्तेमाल है वो बंजारा जनजाति ने ही किया है, ठीक है। बंजारा जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय स्त्रियां होती हैं। ये इनका जो कद काठी होता भी सुंदर होता है, लेकिन ये संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय स्त्रियां होती हैं, ठीक है। बंजारे की जो स्त्रियां होती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे दो तीन चीजें हमने बताया था, भील में विश्व की रंग प्रिय जनजाति कौन है, भील है, ठीक है। बैगा में हमने बताया था विश्व की सबसे ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति कौन है, वो बैगा है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि विश्व की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय कोई महिला है तो कौन है, बंजारे की जो स्त्रियां होती हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अगर मैं धार्मिक स्थिति की इनकी बात करूं तो ये बेसिकली जो हमारे सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, और बंजारा गुरु नानक और गुरु ग्रंथ साहिब में अटूट श्रद्धा भी रखते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये लोग विवाह के अवसर पर उदासी अरदास पढ़ते हैं, ठीक है। उदासी अरदास पढ़ते हैं कब, विवाह के टाइम पे, ठीक है। राजस्थानी ये जनजाति है तो राजस्थान का प्रभाव भी इनमें है, चाहे वो रहन सहन में हो या दूसरे तरीके से। बंजारा बाबा रामदेव, रामकृष्ण, दुर्गा आदि की ये लोग पूजा करते हैं। तो किसकी, बंजारा बाबा, रामदेव, रामकृष्ण और दुर्गा की ये पूजा करते हैं। ये हिंदू धर्म को भी मानते हैं, तो दीपावली दशहरा भी ये लोग मनाते हैं। लेकिन इनमें एक पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, गढ़ गौर। तो गढ़ गौर पर्व इनमें बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये गढ़ गौर पर्व को मानते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं इनके आर्थिक व्यवस्था की बात करूं तो देखिए पहले क्या होता था कि जब एक जगह से दूसरे जगह ये लोग जाते थे तो ये बैल इनके साथ होते थे। तो बैल में ये लोग जो ज़रूरत का सामान होता था वो उनमें लाद के ले जाते थे और वो गांव में बेचते थे, ठीक है। तो इससे इनकी जो है जीविका चलती थी। परंतु अब आजकल चूँकि इतना है भी नहीं और हर जगह मार्केट है, तो आजकल ये लोग क्या करते हैं, आजकल मेन व्यवसाय इनका है पशुचारण है, और भेड़ों का जनरली पालन करते हैं, और लोहे का उपकरण बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो लोहे के औजार हो गए या लोहे की और दूसरी चीज़ें हैं उसको बनाने का कार्य करते हैं। अगर मैं इनका प्राचीन पहले की बात करूं रियासत के समय के में, तो ये राजाओं के सम्मान में नृत्य किया करते थे, नृत्य करते थे, गीत गाते थे, और इनमें जो पुरुष हैं वो ज़्यादातर युद्ध करने भी जाते थे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक ये रहे बंजारा जनजाति के लोग। चलिए दूसरी जो घुमक्कड़ जनजाति है वो है पारधी। तो पारधी जनजाति का अगर मैं निवास स्थान की बात करूं तो ये लोग भोपाल, रायसेन, अशोकनगर, ये तकरीबन मतलब सेंट्रल जो मध्य प्रदेश है उसके आसपास ये लोग रहते हैं, ठीक है। और ये जनजाति जो है आखेटक जनजाति है। कैसी है ये, आखेट करने वाली जनजाति है, मतलब शिकार करने वाली जनजाति है, ठीक है, पारधी। ये इसीलिए इनको बहेलिया श्रेणी में रखा गया है, यानी ये जनजाति कैसी है, बहेलिया श्रेणी की जनजाति है, ठीक है। लेकिन इनमें सिर्फ पुरुष ही आखेट करते हैं, महिलाओं को शिकार करने की अनुमति इनमें नहीं है, ठीक है। पारधी को बेसिकली 8 उपशाखाओं में बांटा गया है, ठीक है। और जो कारगर हैं, इनमें एक जनजाति कारगर हैं, ये केवल काले रंग के पक्षियों का ही शिकार करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इनका एक विश्वास है, इनमें एक फैत है कि महादेव ने इन्हें पशुओं को जाल से पकड़ने की कला सिखाई है, जिससे कि ये गोली से
जो बंदूक से पशुओं का शिकार करते हैं उस पाप से बच जाते हैं। तो महादेव ने इनको जाल से पकड़ने के लिए कला सिखाई है कि पशुओं को आप जाल से पकड़ें, यानी बंदूक या गोली का इस्तेमाल ना करें। इनमें जो 8 इनकी जो कुछ इनमें से प्रमुख उपशाखाएं हैं, जैसे एक भील पारधी होते हैं। भील पारधी एक पशु पक्षियों का शिकार बंदूक से भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे पारधी कोई भी पारधी जो है बंदूक या गोली का यूज नहीं करता। तो इसमें एक भील पारधी है जो बंदूक से शिकार करते हैं पशुओं का, पक्षियों का, ठीक है। एक है चीता पारधी। चीता पारधी बेसिकली ये चीता को पालने के लिए इनकी इनकी इनमें दक्षता होती है, तो ये चीता के बच्चों को पालने का कार्य करते हैं, ठीक है। एक है फांस। फांस पारधी से आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि ये बेसिकली जाल में फांसते हैं किसको, चिड़िया या अपने शिकार को जाल में फांस कर पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये जाल का उपयोग करते हैं शिकार के लिए। एक है गोसाई पारधी। तो जो गोसाई पारधी है ये गैरिक वस्त्र बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। एक होते हैं सीसी का तेल वाले पारधी। पहले क्या होता था, ये लोग मगरमच्छ मारते थे और मगरमच्छ का तेल निकालकर सीसी में भरकर उसे बेचते थे, ठीक है। इसीलिए इनको बोला गया है सीसी का तेल वाले पारधी। एक होता है लंगोटी पारधी। तो लंगोटी पारधी ये क्या है, ये बेसिकली सिर्फ लंगोट ही पहनते हैं, ठीक है। एक है टाकिया पारधी। टाकिया पारधी जनरली ये सामान्य शिकारी और हाका लगाने वाले पारधी होते हैं, ठीक है। एक है बंदर पारधी। तो बंदर पारधी का काम क्या होता है कि बंदर का नचाने का कार्य करते हैं। तो बंदर पकड़ते हैं और गांव गांव ये नचाते हैं और उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ पारधी हैं, जैसे नाम से पता चल जाता है, तो आपको उसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। जैसे बोले भील पारधी है, ये लोग बंदूक से शिकार करते हैं। चीता पारधी, ये लोग चीता पालने का कार्य करते हैं, ठीक है। फांस, तो फांस से समझ आ गया, जाल में फांसने का कार्य करते हैं अपने शिकार को, ठीक है। गोसाई पारधी तो ये वस्त्र धारण करते हैं पूरे तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली जनजाति के बारे में बात करते हैं। तो जो अगली जनजाति है वो है बाछड़ा। बाछड़ा जनजाति, ये भी एक घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है, बाछड़ा। बाछड़ा जनजाति ये बांस कला में निपुण जनजाति होती है, ठीक है। बांस कला में निपुण जनजाति है। बाछड़ा जो है ये बांस कला में निपुण होते हैं। बाछड़ा जनजाति एक विमुक्त जनजाति है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम और नीमच के एरिया में पाई जाती है। ये बांस कला में निपुण होते हैं। बांस कला मतलब बांस या बांस से जो बनाए जाते हैं, जैसे टोकरी या इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें निपुण होते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है, कृषि और नट कार्य करते हैं। नट का मतलब होता है नाचने गाने का काम, नृत्य का कार्य, है ना। तो ये नट का कार्य करते हैं। यह जाति भी हिंदू धर्म से प्रभावित है और ये पीपल वृक्ष देवता की पूजा करते हैं, ठीक है। एक दूसरी जनजाति है कबूतरिया जनजाति। कबूतरिया जनजाति यह विमुक्त जनजाति मध्य प्रदेश के अशोकनगर, निमाड़ी, टीकमगढ़ के आसपास रहती है। यह भी हिंदू धर्म से प्रभावित है। इसमें जो कबूतरिया जनजाति है, इसमें स्त्री प्रथा की प्रचलन है, अभी भी स्त्री प्रथा का प्रचलन अभी भी है इसमें। इस विमुक्त जनजाति के प्रमुख देवता का नाम जो है गुनिया वीर है। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है, गुनिया वीर। जनजाति की महिलाएं शराब बनाने का काम करती हैं। ये बेसिकली शराब बनाने में पारंगत हैं, एक्सपर्ट हैं, ठीक है। और जो मुख्य व्यवसाय इनका है कृषि और हस्तशिल्प है, ठीक है। इनका एक मुख्य गीत है वो है करुण मरसिए। करुण मरसिए किसका गीत है, कबूतरिया का, कबूतरिया जनजाति का। दो चीज़ें याद रखना है कबूतरिया से, एक तो गुनिया वीर इनके देवता हैं, और दूसरा है कि इनका जो गीत है, प्रमुख गीत है वो है करुण मरसिए, ठीक है। एक है जनजाति है मोधिया। मोधिया यह जनजाति घुमंतू जनजाति मध्य प्रदेश की है। रीवा, सतना, मंदसौर के क्षेत्र में पाई जाने वाली यह जनजाति कच्चे मकानों में रहती है, तंबू या झोपड़ी में निवास करने वाली जनजाति है, ठीक है। और अगर इनके व्यवसाय की बात करें तो शिकार करना और कृषि फार्म
इनका बेसिकली काम होता है। यह भी हिंदू धर्म से प्रभावित है और ये जो पूजा करते हैं जैसे वन देवी, काली देवी, चंडी देवी, इनकी पूजा करते हैं। जो मोधिया जनजाति है, यह जनजाति कहावतों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो कहावत कही जाती है ना लोक उस पे, तो कहावत के लिए बहुत प्रसिद्ध है मोधिया जनजाति। ठीक है, अगली जनजाति है बेड़िया जनजाति। यह विमुक्त जनजाति मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और विदिशा क्षेत्र में पाई जाती है। बुंदेलखंड हो गया, विदिशा क्षेत्र, बुंदेलखंड का ही बेसिकली हो गया, विदिशा, सागर, टीकमगढ़, इसके आसपास के क्षेत्रों में बेड़िया जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति अपनी उत्पत्ति गंधर्वों से मानती है। जो गंधर्व हैं, गंधर्व देवता, उनसे ये उत्पत्ति मानते हैं अपनी। हिंदू धर्म से ये भी प्रभावित हैं। इनके बारे में जो बेड़िया जनजाति है, इसका एक चीज़ आप बहुत ध्यान से सुनना, इनका है एक नृत्य, राई नृत्य। तो राई नृत्य आपको पता है, ठीक है, कि कितना महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो राई नृत्य किसका प्रसिद्ध नृत्य है? वो है बेड़िया जनजाति का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, राई नृत्य किसका लोक नृत्य है? वो है बेड़िया जनजाति का। तो बेड़िया जनजाति क्या करती है? राई नृत्य करती है। और इस जनजाति की जो स्त्रियां हैं उन्हें बेडनी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? बेडनी। ठीक है, तो राई नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में। तो राई नृत्य आपको याद होना चाहिए कि बेड़िया जनजाति का यह नृत्य है। और जो बेड़िया जनजाति की स्त्रियां हैं उन्हें बेडनी कहा जाता है, बेडनी। ठीक है, बेडनी, बेड़िया, और इनका राई नृत्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये इन्हीं की स्त्रियां ये ढोलकी, मृदंग, नगड़िया और झांझ जैसे वाद्य यंत्रों को भी बहुत अच्छे से बजाती हैं। और बेड़िया जनजाति में एक और चीज़ प्रचलित है जो समाज में एक कुरीति है कि इसमें वेश्यावृत्ति भी पाई जाती है। ठीक है, तो बेड़िया जनजाति के बारे में आपको इतना याद रखना है कि इस जनजाति में वेश्यावृत्ति पाई जाती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी ये कि जो राई नृत्य है वो बेड़िया जनजाति का लोक नृत्य है। और बेड़नी, जो बेड़िया जनजाति की स्त्रियां हैं, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, अगली जनजाति है पासी या पासिया। यह विमुक्त जनजाति मध्य प्रदेश, मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार की यह जनजाति है, परंतु इससे लगे इलाके जैसे मध्य प्रदेश में सतना, रीवा, जो उत्तर प्रदेश से ही सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पाई जाती है। यह जनजाति भी हिंदू धर्म से प्रभावित है। इनके बारे में कुछ खास नहीं है, बट जैसे बेड़िया जनजाति बात किया, उनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, कि उनका राई नृत्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। नट, नट एक जनजाति है। नट का शब्द ही होता है नृत्य या नाटक करने वाले। तो ये लोग पहले एक तरह से खाना बदोश समुदाय है और ये लोगों का जो व्यवसाय है वही है नृत्य करना, नाटक करना। ठीक है, और ये हिंदू धर्म से प्रभावित है। ठीक है, तो नट से समझ आ जाएगा कि नृत्य करने वाली या नाटक करने वाली कौन सी जनजाति है, वह है नट। फिर अगली जनजाति है बोड़िया। बोड़िया भी इतनी महत्वपूर्ण जनजाति नहीं है। सिवनी, रीवा और बालाघाट, छिंदवाड़ा के क्षेत्रों में यह जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति भी हिंदू धर्म से प्रभावित जनजाति है। फिर एक है बैरागी। बैरागी ये भोपाल, सीहोर, राजगढ़, ये सेंट्रल मध्य प्रदेश के आसपास पाई जाती हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वह भिक्षावृत्ति है, धार्मिक भिक्षावृत्ति मांगने का काम करते हैं। ठीक है, एक जनजाति है कुछ बंदिया जनजाति। ये मंदसौर और नरसिंहपुर, नीमच, मंदसौर, नरसिंहपुर के क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। हिंदू धर्म से प्रभावित यह जनजाति है। हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती है। ठीक है, और ये इनका जो मुख्य व्यवसाय है, ये महुआ जो होता है, महुए से शराब बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये इनका मुख्य व्यवसाय है। तो कौन सी जनजाति है जो महुए से शराब बनाने का कार्य करती है? वो है कुछ बंदिया। ठीक है, आगे बात करते हैं भराडी हरबोला जनजाति। यह खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर में पाई जाती है। अर्ध घुमक्कड़ जनजाति है। ठीक है,
निमाड़ क्षेत्र में ये बेसिकली गायन करने वाली जनजाति है। इनका मुख्य व्यवसाय भिक्षा वृत्ति है, तंबूरा बनाना और गायन कला है। तो तंबूरा बनाते हैं ये लोग। तो तंबूरा बनाने वाली कौन सी जनजाति है? वो है भराड़ी हरबोला। तंबूरा बनाते हैं, गाने का काम करते हैं और ये भिक्षा वृत्ति में भी हैं, ठीक है, नहीं भिक्षा भी मांगने का कार्य करते हैं। एक जनजाति है लोहार पिट्टा। लोहार पिट्टा ये सागर, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ के आसपास पाई जाती है। कहाँ? सागर, पन्ना, छतरपुर के आसपास पाई जाती है और इनमें कुछ ऐसा महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है। अच्छा, इनमें आप कह सकते हो इनका एक मुख्य व्यवसाय ये है कि ये तलवार वगैरह बनाते हैं। तलवार, ढाल या कटारी ये बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो नाम से याद है ना, लोहार। लोहार का काम क्या होता है? लोहे का काम करेगा। तो लोहे का काम कर रहे हैं, लोहार पिट्टा। लोहार लोहे को पीटता है, मान लीजिए ऐसा। तो पीट के कुछ औजार बनाएगा और औजार क्या बनाएगा? तो व्यवसाय करेगा किसका? तलवार बनाएगा, ढाल बनाएगा, कटारी बनाएगा। तो बेसिकली लोहार पिट्टा का काम क्या है? तलवार बनाना, ढाल, कटारी बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। एक जनजाति है इसमें धनगढ़। धनगर, धनगर ये मंडला, सागर, दमोह, कटनी, मंडला, सागर, दमोह, कटनी के आसपास पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है भेड़ बकरी पालने का काम करते हैं ये लोग, ठीक है, कृषि कार्य करते हैं। ये एक तरह से चरवाहा जनजाति भी कहा जाता है। तो धनगर जो जनजाति है इसे मेनली कहा जाता है चरवाहा जनजाति। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है कि चरवाहा जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कौन सी जनजाति चरवाहा है? धनगर, याद रहेंगे। तो धनगर क्या है? चरवाहा जनजाति, ठीक है, धनगर, ठीक है। देखिए पहले के जमाने में जिनके पास ज़्यादा पशु होते थे वही धन, उनके पास पशुधन ही एक धन होता था। तो याद रखिए धनगर मतलब पशु यानी भेड़ बकरी पालना और चरवाहे का काम करना। इनके प्रमुख देवता का नाम है खंडोबा। खंडोबा, ठीक है, खंडोबा देवता है इनके प्रमुख। दूसरा है कसाई। कसाई जनजाति है घुमत्तू, घुमत्तू या अर्ध घुमंतू जनजाति मध्य प्रदेश के। ये बेसिकली मंडला, भोपाल, सीहोर के आसपास यह जनजाति पाई जाती है। और इनका जो कसाई, अब आप समझ गए कसाई जनजाति, तो कसाई का काम क्या होगा? तो पशुओं को मारने का कार्य करते हैं, पशुओं का वध करते हैं और इनके मांस को मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कसाई से आपको याद रहना चाहिए, कसाई से कि ये लोग पशुओं का वध करते हैं, पशुओं को मारते हैं और उनका जो मांस है उसको मार्केट में बेचने का कार्य करते हैं। यही इनका व्यवसाय है, ठीक है। अगली जनजाति है भाट। भाट जो है एक तरह से घुमंतू जनजाति है, भोपाल, विदिशा और सीहोर के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और ये जो भाट होते थे ये पहले के ज़माने में जो राजा होते थे, इन राजा के सम्मान में इनके दरबार में इनकी प्रशंसा करते थे और प्रशंसा में कविता कहना, पाठ करना, मतलब राजा के सम्मान में कविता पढ़ना, पाठ करना और गायन करना, ये काम होता था। तो भाट का काम क्या होता है बेसिकली कि राजा के दरबार में लोग क्या करते थे? कविता पढ़ते थे, गायन करते थे। ये किसके सम्मान में? राजा के सम्मान में। तो यह जनजाति कौन सी है? भाट। ये भी हिंदू धर्म से प्रभावित जनजाति है। फिर एक जाति है गोसाई। गोसाई ये विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ के आसपास पाई जाती है, वही सेंट्रल मध्य प्रदेश, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश भोपाल के आसपास के जिलों में। और इनका जो काम है वो ये भी धार्मिक भिक्षा वृत्ति में है, धार्मिक भिक्षा मांगने का कार्य करते हैं और ये मंदिरों में महंती का काम करते हैं। जो मंदिर हैं उनमें महंती का काम करते हैं, ठीक है। एक जनजाति है जोगी। जोगी मध्य प्रदेश के सीहोर, विदिशा, राजगढ़ के आसपास ये भी पाई जाती है और ये भी धार्मिक भिक्षा मांगने का कार्य करते हैं। देखिए गोसाई भी कहाँ पाए जा रहे हैं? विदिशा, सीहोर, रायसेन। जोगी भी कहाँ पाए जा रहे हैं? विदिशा, रायसेन, राजगढ़। और ये दोनों का काम है धार्मिक भिक्षावृत्ति, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक जनजाति है गद्दी। तो ये जो गद्दी जनजाति है ये घुमंतू, अर्ध घुमंतू मध्य प्रदेश की जनजाति है। यह भी विदिशा,
गुना और राजगढ़ के आसपास पाई जाती है। और ये जो जनजाति है ये ज़्यादातर इसमें ये लोग मुस्लिम धर्म से प्रभावित जनजाति है, ठीक है। तो ये लोग मुस्लिम धर्म को ज़्यादातर मानते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? गद्दी, ठीक है, गद्दी, ठीक है। अगली जनजाति है सौंधिया। सौंधिया ये मध्य प्रदेश के बिंद और महाकौशल, महाकौशल मतलब बिंद का मतलब हो गया रीवा साइड का क्षेत्र, और महाकौशल के क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो मछली पकड़ना है, पालकी ढोने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा जो तालाबों में सिंघाड़ा, सिंघाड़ा देखा होगा, सिंघाड़ा लगाने का और उसका सिंघाड़ा का काम करते हैं। कमल गट्टा उगाना, कमल गट्टा सिंघाड़ा उगाने का काम करते हैं, कमल गट्टा उगाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और नाव चलाने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये भी हिंदू धर्म के अनुसार ही देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक है। तो ये सौंधिया जो जनजाति है, ध्यान रखना है, मछली पकड़ने, ये बेसिकली पानी, जो पानी है वाटर है ना, उसमें काम करते हैं। तो जो भी बेस मछली पकड़ना वो भी पानी में ही हो रहा है। पालकी ढोना एक अलग काम हो गया, अदरवाइज सिंघाड़ा और कमल गट्टा उगाना, नाव चलाना, ये इनका काम है सौंधिया का। कालबेलिया, कालबेलिया जनजाति के बारे में आपको थोड़ा याद होना चाहिए। कालबेलिया जनजाति रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास पाई जाती है। बेसिकली ये जितने भी जिले राजस्थान से लगे हुए हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका व्यवसाय भिक्षावृत्ति है, जड़ी बूटी बेचना, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प भी बनाने का कार्य करते हैं लोग। सूरमा, जो काजल होता है ना आंखों में लगाने वाला, तो सूरमा बनाने का कार्य भी ये लोग करते हैं, ठीक है। सांपों का पालन पोषण करना, सांपों का पालन पोषण करना, आप सांप को पाल रहे हैं तो उसके सर्पदंश के का उपचार भी ये लोग करते हैं, ठीक है। तो कालबेलिया, काल से याद रहना चाहिए क्या? काले सांप, ठीक है। तो काले सांप को पालने का कार्य करते हैं और सर्पदंश का उपचार का भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो उसी से याद रखना, जड़ी बूटी का भी कार्य करते हैं और भिक्षा भी मांगते हैं, ठीक है। सूरमा बनाते हैं, तो ये काला, काला मतलब कालबेलिया नाम ही है, तो सूरमा क्या होता है? काला होता है, ठीक है। तो इससे याद रखना कि इस सब तरह की चीज़ों, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो कालबेलिए हैं, कालबेलिया है, इनका एक नृत्य है, प्रमुख नृत्य है कालबेलिए नृत्य। कालबेलिए नृत्य जिसे यूनेस्को ने, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कालबेलिए नृत्य है इनका, कालबेलिया का। तो ये ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, कालबेलिया किसका नृत्य है? कालबेलिया जनजाति का। याद इसमें ये करना है कि 2010 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। कब यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर की सूची में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है? 2010 में। यह चीज़ आपको याद रखनी है, अदरवाइज कालबेलिया का है नृत्य, इसमें तो कुछ याद करने जैसी चीज़ है नहीं। याद करने वाली चीज़ क्या है कि ये यूनेस्को ने इसको 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए अगली जनजाति है कंजर। कंजर जनजाति उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जिलों में है, जैसे भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, ठीक है। कंजर जनजाति ये मान गुरु को अपना पूर्वज मानते हैं। किसको मानते हैं? मान गुरु को अपना पूर्वज मानते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो शिकार करना, कृषि, फार्म और पशुपालन है। यह हिंदू, सिख, कुछ कंजर इस्लाम धर्म को भी मानते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से सेकुलर हैं, हिंदू धर्म को भी मानते हैं, सिख धर्म को भी मानते हैं और कुछ लोग इस्लाम धर्म को भी कंजर मानते हैं, ठीक है। और इनमें जो महिलाएं हैं मुख्यतः चक्राकार एक नृत्य करती हैं, चक्राकार नृत्य करती हैं कंजर जनजाति की जो महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये रही कुछ आपकी घुमक्कड़ और विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां, ठीक है।
अब इनसे आगे का कुछ इनकी हम बात कर लेंगे फटाफट। क्या कि इनके कुछ एक तरह से क्या योजनाएं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के लिए सरकार ने क्या योजनाएं चालू की है, थोड़ा सा वो बात कर लेते हैं और फिर आगे की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार लाई है। तो इन जनजातियों के बच्चों का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने के लिए, चूंकि ये इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, तो इनकी जो कक्षा पहली से लेकर आगे तक की पढ़ाई के लिए विभिन्न स्तर के छात्रवृत्ति विभाग द्वारा समेकित छात्रवृत्ति योजना का आरंभ भी किया गया है। ठीक है, एक तो दूसरा है, एक सबसे बड़ी समस्या इनमें आती है आवास की सुविधा, क्योंकि इनके पेरेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते रहते हैं। तो इसमें जो है आवासीय सुविधा, विमुक्त जाति छात्रावास बनाए गए, आश्रम, सामुदायिक कल्याण केंद्रों का संचालन भी किया जाता है, जिसमें निःशुल्क आवास, भोजन, शयन सामग्री, पेयजल यानी पानी, विद्युत सुविधा, खेल कूद सामग्री, पुस्तकालय आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। एक योजना चलती है मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना। तो ये दूरस्थ स्थान के जो विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थी हैं, जो पोस्ट मैट्रिक स्तर की पढ़ाई करने हेतु दूसरे शहरों में जाते हैं, ठीक है, उन्हें आवास भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस योजना के तहत वो जो जहाँ ठहरेंगे उसका जो भाड़ा आएगा वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, यानी सरकार के द्वारा पे किया जाता है। विमुक्त जाति छात्रावास योजना, तो इनके लिए विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के दूरस्थ स्थान से जो अध्ययन करने विद्यार्थी आते हैं उनके लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें 141 विमुक्त जाति छात्रावास हैं। ठीक है, और इन 141 विमुक्त जो जाति छात्रावास हैं और सामुदायिक कल्याण केंद्र हैं, इनमें तकरीबन 6550, नहीं ये एक्यूरेट सीट है, 6550 यानी 6550 सीट्स स्वीकृत हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा है कि इनका जैसे जाति प्रमाण पत्रों का मुद्रण कैसे किया जाए, तो जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु अनुविभागीय जो अधिकारी होता है, राजस्व का जो अधिकारी होता है, उसको अधिकृत किया गया है, ताकि इनके सेवा केंद्रों के माध्यम से इनके जाति प्रमाण पत्र बनाए जा सकें। ठीक है, दूसरा है सैनिक एवं पब्लिक स्कूल जो शिक्षण शुल्क प्रतिरूप शिक्षण शुल्क की योजना है। इसमें सैनिक स्कूल या निजी संस्थाओं में जो प्रवेश लेते हैं किसके, विमुक्त या घुमक्कड़ या एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थी, तो इनके जो शिक्षण शुल्क का पैसा होता है वो सरकार के द्वारा पे किया जाता है। ऐसी योजना का प्रावधान भी है। एक है पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, 11वीं से लेकर महाविद्यालय कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, अगर वो चिकित्सा में जाता है या इंजीनियरिंग, विज्ञान समूह, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, कृषि विज्ञान, वाणिज्य, इन अगर क्षेत्रों में पढ़ाई करने के लिए जाता है, तो और उसके जो फैमिली की इनकम है 2,50,000 मतलब 2.5 लाख की सीमा के परिवार हैं, यानी 2.5 लाख की आय सीमा ही है उनके परिवार की, तो उस केस में निःशुल्क पूरी पढ़ाई जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनको कराई जाती है। ठीक है, एक है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कक्षा 11वीं के लिए। तो कक्षा 11वीं में जो पहली बार लड़कियां प्रवेश करती हैं, इनकी विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की बालिकाएं जब ये 11वीं कक्षा में पहली बार जाती हैं, तो उनको एक तरह से प्रोत्साहन राशि दी जाती है 3,000 रुपये की। ये कहलाती है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, कक्षा 11वीं में है। ठीक है, दूसरा है शैक्षणिक योजनाएं, 1 से 5वीं तक के बच्चों को, इनके विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के छात्र छात्राओं को प्रति माह 15 रुपये के हिसाब से 10 माह के लिए 150 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं हैं। एक हो गई मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना। इसके अंदर क्या करते हैं कि मैट्रिक स्तर की पढ़ाई है, तो जब बच्चा इन जनजातियों के बच्चे शहर जाते हैं, तो उनका जो रहने का भाड़ा होता है वो
मध्य प्रदेश सरकार वहन करती है। ठीक है। दूसरा है विमुक्त जाति छात्रावास योजना। तो इनके लिए छात्रावास और आवास योजनाएं हैं। सामुदायिक कल्याण केंद्र चलाए गए हैं। 141 छात्रावास हैं। ठीक है, जिसमें तकरीबन 6550 सीट्स अवेलेबल हैं इनके बच्चों के लिए। ठीक है। दूसरा है जाति प्रमाण पत्र पत्रों का मुद्रण। तो जाति प्रमाण पत्र बनवाना, तो इसके लिए सरकार ने एक अनुविभागीय अधिकारी, जो राजस्व का अधिकारी होता है, उसे अधिकृत किया गया है ताकि इनके बच्चों के जाति प्रमाण पत्र आसानी से बनाए जा सकें। दूसरा है सैनिक एवं पब्लिक स्कूल शिक्षण में जो शुल्क प्रतिरूप प्रतिपूर्ति योजना है। तो बेसिकली इसके थ्रू जो भी बच्चों की इन स्कूल, सैनिक स्कूल या निजी संस्थाओं में प्रवेश लेने पर इनके बच्चों की जो फीस होती है वो सरकार के द्वारा वहन की जाती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, 11वीं क्लास से लेकर महाविद्यालय तक की कक्षाओं की जो पूरी पढ़ाई होती है, अगर बच्चे के पेरेंट्स का जो आय है वो 2.5 लाख की सीमा में ही आता है, तो उस केस में इनके पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। ठीक है। एक है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 11वीं क्लास में। तो अगर जब पहली बार इनके घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों की लड़कियां पहली बार 11वीं कक्षा में प्रवेश करती हैं, तो उनको 3000 रुपए की एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दूसरी है शैक्षणिक योजनाएं। ये 1ली से 5वीं क्लास तक के लिए है कि इसमें प्रति माह 15 रुपए के हिसाब से 10 महीने का 150 रुपए इनके बच्चों को दिया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने इनके लिए चलाई हैं। ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक, बाकी अगली क्लास में और बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।